नमस्कार, मैं हूं सरिता चौधरी। राजस्थान सरकार व वेदांता के CSI इनिशिएटिव ई कक्षा, जिसका टेक्निकल पार्टनर मिशन ज्ञान है, आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में सेक्शन बी यानी खंड ब, भारत में शासन व लोकतंत्र। इस खंड ब के अंतर्गत आज इसकी 3rd यूनिट प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौतियां। और इन चुनौतियों के संदर्भ में इसके फर्स्ट चैप्टर में हम लोग जानेंगे जातिवाद और सांप्रदायिकता के बारे में। इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जानेंगे जाति किसे कहते हैं, जातिवाद क्या अवधारणा है और जाति की भारतीय राजनीति के अंतर्गत क्या भूमिका है, यानी जाति और राजनीति का किस प्रकार से पारस्परिक संबंध है और किन किन विविध रूपों के अंतर्गत इसकी अभिव्यक्ति होती है। तत्पश्चात हम लोग जानेंगे सांप्रदायिकता किसे कहते हैं, सांप्रदायिकता की उत्पत्ति के या उद्भव के प्रमुख उत्तरदायी कारण कौन कौन से हैं और सांप्रदायिकता की समस्या के निवारण के लिए प्रमुख सुझाव कौन कौन से हो सकते हैं। इन सब बातों को जानेंगे और इन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में यानी प्रथम भाग के अंतर्गत हम लोग आज डिस्कस करेंगे जाति का अर्थ क्या होता है, जातिवाद का अर्थ क्या होता है और भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, किन विविध रूपों के अंतर्गत जाति की अभिव्यक्ति होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बच्चों, और यह प्रश्न 2018 में आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में बना है। पूछा गया है कि जाति से क्या तात्पर्य होता है और भारतीय राजनीति के अंतर्गत जाति किन विविध रूपों के अंतर्गत हमें दिखाई देती है। स्पष्ट कीजिए, बताइए। तो बच्चों, जब भी हम लोग अपने सामाजिक परिवेश के अंतर्गत विभिन्न क्रियाविधि करते हैं, जान पहचान करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं और किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, तब हम उसका नाम पूछते हैं। नाम पूछने के साथ साथ उसकी जाति भी पूछी जाती है। इस तरह से नाम के साथ व्यक्ति की पहचान है जाति, यानी व्यक्ति को सामाजिक पहचान के रूप में स्थापित करने का कार्य उसकी जाति के द्वारा किया जाता है। और ये आज से नहीं है, प्राचीन समय से है। जाति एक ऐसी सामाजिक संरचना है, एक ऐसा सामाजिक स्वरूप है जो प्रत्येक व्यक्ति की पहचान बनाता है। बिना उसके व्यक्ति की पहचान पूर्ण नहीं हो पाती। अब जाति की उत्पत्ति कैसे हुई, यह व्यवस्था कैसे सिस्टम में आई, इसे इस प्रकार से समझते हैं कि वैदिक काल के अंतर्गत सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या सामाजिक व्यवस्थाओं की स्थापना के लिए अलग अलग वर्ग स्थापित थे। अब ये अलग अलग वर्ग वर्णों के नाम से जाने जाते थे। किस नाम से जाने जाते थे? वर्णों के नाम से जाने जाते थे, जिन्हें वर्ण कहा जाता था। अब ये वर्ण अलग अलग कार्यों का संपादन करते थे, जिसमें प्रमुख 4 वर्ण थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण पठन पाठन का कार्य करते थे, क्षत्रिय देश की रक्षा का कार्य और शासन संचालन संबंधी कार्य करते थे, वैश्य व्यापार संबंधी कार्य करते थे और शूद्र इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य करते थे। तो जो प्राचीन वर्ण व्यवस्था थी उसका आधार था कर्म, यानी वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। लेकिन कालांतर में यानी समय परिवर्तन होने के साथ साथ यह वर्ण व्यवस्था विकृत हो गई और इसका स्वरूप हो गया जाति, यानी वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था के अंतर्गत परिवर्तित हो गई, जिसका आधार अब कर्म की बजाय जन्म हो गया। यानी वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? कर्म था। व्यक्ति जैसा कर्म करता था उसके आधार पर वह उस वर्ण में शामिल हो जाता था। शूद्र वैश्य बन सकता था, क्षत्रिय बन सकता था, ब्राह्मण बन सकता था, और ब्राह्मण वैश्य बन सकता था, क्षत्रिय बन सकता था और शूद्र बन सकता था। यानी उसके कर्मों के आधार पर, उसके क्रियाकलाप के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर उसके वर्ण या सामाजिक वर्ग निर्धारित थे। लेकिन कालांतर में यह व्यवस्था विकृत होकर जाति के रूप में हो गई, क्योंकि अब जाति का आधार क्या हो गया? अब जाति का आधार कर्म की बजाय जन्म हो गया। इस तरह से ये जो जाति स्वरूप था वह विकृत रूप में हो गया। जब लोगों में इस जाति के प्रति, इस सामाजिक समूह के प्रति कट्टरता का भाव आने लगा और एक सीमित परिधि के रूप में स्थापित होने लगे, बंद समूह के रूप में स्थापित होने लगे, तो यह प्रक्रिया जातिवाद की प्रक्रिया कहलाई।
और इस जातिवाद की प्रक्रिया ने देश की एकता और अखंडता के सम्मुख अनेक बार चुनौती प्रस्तुत की है। इसीलिए इसे भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख प्रमुख चुनौती के संदर्भ में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। अब समाज में जब जाति व्यवस्था स्थापित हो गई तो अनेक प्रकार की विभेदकारी व्यवस्थाएं भी स्थापित हो गई। ऊंच नीच, श्रेष्ठता हीनता, छूत अछूत, ऐसी अनेक बीमारियां समाज में उत्पन्न हो गई जाति व्यवस्था के कारण, और समाज में असमानता स्थापित हो गई। अब जब अंग्रेज यहाँ पर आए और इस तरह से जाति के नाम पर लड़ते भिड़ते और हीनता और श्रेष्ठता का भाव उन्होंने देखा, तो उन्होंने इस विभेदकारी नीति को और भी विभेदन करना चाहा। उन्होंने इसका भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए, यानी हमारे यहाँ कमजोर वर्गों के लिए, निम्न वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की। 1909 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा उन्होंने सांप्रदायिकता के आधार पर हिंदू और मुस्लिमों के आधार पर तो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर ही रखी थी, साथ ही साथ अब वो यह प्रयास भी करने लगे कि हिंदुओं को भी विभाजित कर दिया जाए और पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाए। लेकिन महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को समझा और 1932 में, कब 1932 में दोनों के मध्य एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इस पूना पैक्ट के अंतर्गत जो पिछड़े वर्गों के आरक्षण की व्यवस्था का जो प्रावधान अंग्रेजों ने किया था उसे समाप्त करने का प्रयास किया गया, उसे निष्फल कर दिया। इस प्रकार से पिछड़े वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन की प्रणाली थी वह लागू अंग्रेज नहीं कर पाए। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों होता क्या है कि परिस्थितियां बदली और हमारा देश आजाद हो गया, यानी 1947 के पश्चात भारत आजाद राष्ट्र बन गया और लोगों में यह आकांक्षा, यह महत्वाकांक्षा सिर उठाने लगी कि अब जो जाति व्यवस्था थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अब लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्वतंत्र भारत के अंतर्गत कार्य करने लगेगी। इस तरह से जाति व्यवस्था स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। परंतु स्वतंत्रता के पश्चात जाति व्यवस्था समाप्त नहीं हुई, अपितु और अधिक बढ़ने लगी, क्योंकि अब राजनीति और जाति व्यवस्था में जो संबंध थे वे और अधिक घनिष्ठ होने लगे। राजनीति और राजनेता जाति व्यवस्था के माध्यम से अपने मतलब की रोटियां इसे सेकने लगे, अपने स्वार्थों की सिद्धि का सोपान बना लिया जाति व्यवस्था को। इस बात को और अधिक स्पष्ट कर सकते हैं मॉरिस जोन्स के शब्दों में, जिन्होंने कहा है कि जाति के लिए राजनीति का महत्व और राजनीति के लिए जाति का महत्व और अधिक बढ़ गया, पहले की तुलना में और अधिक बढ़ गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात यह महत्व और अधिक बढ़ा। इसी बात को स्पष्ट करते हुए के.एन. मेनन कहते हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत के राजनीतिक क्षेत्र में जाति का महत्व पहले की तुलना में बढ़ गया। यानी यह आशंका लगाई जा रही थी, यह अपेक्षा की जा रही थी कि भारत जब स्वतंत्र होगा और लोकतांत्रिक संस्थाएं कार्य करेंगी तो लोकतांत्रिक संस्थाओं में सभी व्यक्तियों को समान रूप से भाग लेने का अधिकार होगा और जो सामाजिक विकृति है, हमारे समाज पर कलंक है जाति व्यवस्था का, वह समाप्त हो जाएगा। परंतु ऐसा नहीं हुआ और राजनीति और जाति के गठबंधन ने इस जाति व्यवस्था को और भी अधिक बढ़ा दिया और इस जाति व्यवस्था का बढ़ा हुआ विकृत स्वरूप, कलंकित स्वरूप जातिवाद के सामने उभरा, जो न केवल स्वतंत्र भारत के लिए अपितु स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए भी खतरा उपस्थित कर देता है। इसीलिए इसे लोकतांत्रिक चुनौतियों के रूप में देखा जाता है, क्योंकि राजनेता क्या करते हैं, जाति का प्रयोग वोट बैंक के रूप में करते हैं और इसके माध्यम से अपने स्वार्थों की पूर्ति करते हैं, जनता को बरगलाते हैं, बहलाते हैं। अब किस रूप में और कैसे, वो सब जानेंगे भारतीय राजनीति के अंतर्गत जाति की भूमिका के अंतर्गत। लेकिन पहले हम लोग जानते हैं कि जाति क्या है और जातिवाद क्या है। छोटा सा प्रश्न बन जाता है बच्चों इस पर और पूछ लिया जाता है कि जाति किसे कहते हैं या जातिवाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो हम लोग कहेंगे कि जाति पूर्णतः आनुवांशिकता पर आधारित एक बंद वर्ग है, यानी जिसकी सीमित
कार्य हैं, जिसके परंपरागत कार्य हैं और सीमित परिधि के अंतर्गत वे लोग अपनी गतिविधियां संपादित करते हैं, चाहे वैवाहिक संबंध हो, चाहे अपने रीति रिवाज हो। अपने सीमित वर्ग से बाहर निकलकर किसी प्रकार का कोई सामाजिक संबंध स्थापित नहीं करते, इसीलिए इसे बंद वर्ग कहा जाता है। अब जब ये बंद सामूहिक वर्ग एक दूसरे समूह से स्वयं को अलग मानते हैं और श्रेष्ठता और हीनता के साथ अपनी परिधि के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जैसे कि वैवाहिक संबंध स्थापित करते हैं और अपने एक निश्चित परंपरागत व्यवसाय का अनुसरण करते हैं, तो उस सामाजिक संरचना को जाति व्यवस्था कहा जाता है। यानी वह आनुवांशिक सामाजिक समूह है जो दूसरे समूह से अपने आप को पृथक मानता है और अपनी परिधि में सामाजिक वैवाहिक संबंधों का संचालन करता है तथा निश्चित परंपरागत व्यवसाय का अनुसरण करता है। वह सामाजिक संरचना जाति व्यवस्था कहलाती है। अब जातिवाद क्या कहलाता है? जब ये बंद वर्ग ऊंच नीच की भावना के साथ, श्रेष्ठता और हीनता की भावना के साथ स्वार्थपरता के कारण अपने कार्यों में अपनी जाति के प्रति अधिक लगाव प्रदर्शित करते हैं या इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं जो जाति के अंतर्गत उग्रता की भावना उत्पन्न करती है, तो वह स्थिति क्या कहलाती है? जातिवाद की स्थिति कहलाती है। अब ये जो जाति व्यवस्था थी वो प्राचीन समय से लेकर वर्तमान तक देखें तो मूल रूप से हिंदू समाज के अंतर्गत ही पाई जाती थी, लेकिन वर्तमान समय में धीरे धीरे यह मुस्लिम और ईसाई समाजों के अंतर्गत भी विस्तृत होती जा रही है। तो आइए अब हम जानते हैं कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, किस प्रकार से भारतीय राजनीति में जाति ने अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है जयप्रकाश नारायण की। जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि जाति भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। पूछ ली जाती है बच्चों, 1 नंबर का प्रश्न बनता है। जयप्रकाश नारायण ने कहा है कि जाति भारत में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण दल है। जिस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दल अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं राजनीतिक गतिविधियों के अंतर्गत, उसी प्रकार से जाति भी भारत में राजनीतिक गतिविधियों का निर्वहन करती है, निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है, प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया को प्रभावित करती है, मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है, वोट बैंक के रूप में अपनी महत्ता रखती है। इसी प्रकार से राज्य व्यवस्थाओं को प्रभावित करती है, प्रशासन को प्रभावित करती है, शासन व्यवस्था को प्रभावित करती है और जाति व्यवस्थाओं से अनेक प्रकार के अभिजन राजनेता जन्म लेते हैं और इसी प्रकार से जाति दबाव समूह के रूप में निरंतर राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावित करती रहती है। आइए हम लोग जान रहे हैं कि भारतीय राजनीति में जाति की क्या भूमिका है, किन किन विविध रूपों के अंतर्गत है। उसमें सबसे पहले जानते हैं निर्णय प्रक्रिया में जाति की भूमिका कैसे और किस प्रकार से है। देखो, विभिन्न जातियां हैं, वे अपने हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न जातियां अपने विभिन्न संघों का, संगठनों का निर्माण कर लेती हैं और ये विभिन्न संघ तथा संगठन निरंतर शासन व्यवस्था को प्रभावित करते रहते हैं, उसकी निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब शासन के द्वारा निर्णयों का निर्माण किया जाता है, नियमों का निर्माण किया जाता है, नीतियों का निर्माण किया जाता है। यदि उनके हितों के अनुरूप कोई निर्णय है तब तो वह सहर्ष उनको स्वीकार कर लेते हैं, परंतु यदि कोई प्रतिकूल निर्णय है या प्रतिकूल नियम है, उस स्थिति के अंतर्गत ये विभिन्न दबाव समूहों के रूप में ये संगठन निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिला हुआ है, तो ये इस बात की पैरवी करते हैं, इनसे संबंधित संगठन इस बात की पैरवी करते हैं कि यह आरक्षण बना रहे और इसकी समय अवधि निरंतर बढ़ाई जाती रहे। इसी प्रकार से जिन जातियों को आरक्षण प्राप्त नहीं है वे निरंतर आंदोलन करती रहती हैं और प्रयासरत रहती हैं कि आरक्षण जातियों की जो सूची है उसमें हमें शामिल कर लिया जाए। इस प्रकार से ये विभिन्न संगठनों के माध्यम से ये जातियां निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करने के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, इसी प्रकार से राजनीतिक दल जब अपने प्रत्याशियों का चयन करते हैं तब भी जातिगत आधार पर उनका चयन किया जाता है, यानी प्रत्याशियों के चयन के निर्णय को भी जातिगत आधार प्रभावित करते हैं।
निर्वाचन होते हैं समय समय पर विभिन्न स्तरों पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। अब इन विभिन्न निर्वाचनों के अंतर्गत उम्मीदवारों का नाम तय किया जाता है पहले राजनीतिक दलों के द्वारा। तो जब भी उम्मीदवारों का नाम तय किया जाता है तो उससे पूर्व राजनीतिक दल यह समीकरण ध्यान में रखते हैं कि इन विभिन्न जातियों के द्वारा विभिन्न प्रत्याशियों का नाम चयन किया गया है या नहीं, अर्थात उन्हें टिकट दी गई है अथवा नहीं। इसी प्रकार से राजनीतिक दलों के भी आंतरिक संगठनात्मक चुनाव होते रहते हैं। उनके अंतर्गत भी यह ध्यान रखा जाता है कि जातिगत आधार पर सभी जातियों को संतुष्ट करने का, और विशेषतः जो संख्या में अधिक हैं, जिनका संख्या बल अधिक है, उन जातियों को संतुष्ट करने का समीकरण तैयार किया जाता है, ताकि जिस प्रत्याशी को चुनाव में उतारा जा रहा है वह अपनी विजय सुनिश्चित कर ले, क्योंकि उस प्रत्याशी को चुनाव में उतारने से पूर्व यह ध्यान रखा जाता है कि जिस क्षेत्र के अंतर्गत उस जाति से संबंधित मतदाता अधिक हैं और वह प्रत्याशी उन जाति के लोगों पर अपना प्रभाव सकारात्मक रूप में रखता है, तो यह उनका जीतने वाला समीकरण होता है। इस प्रकार से जातीय आधार पर समीकरण तैयार किए जाते हैं। यानी निर्वाचन क्षेत्रों का भी विभाजन जातीय आधार पर इस रूप में किया जाता है कि ये सुनिश्चित किया जाता है कि अमुक प्रत्याशी को यदि यहाँ से खड़ा किया जाएगा तो वह अपनी विजय सुनिश्चित कर लेगा। इस क्षेत्र में इस जाति का बाहुल्य है, इस क्षेत्र में इस जाति का बाहुल्य है, तो यहाँ ये उम्मीदवार खड़े किए जाएं, प्रत्याशियों का नाम तय किया जाए। होता क्या है, जैसे कि मान लो कोई एक एरिया है जहां पर एक वर्ग है, जैसे मान लो कि गुर्जर समूह अधिक है उस क्षेत्र के अंतर्गत, तो बीजेपी अपने प्रत्याशियों को जब टिकट देगी तो वह किसी गुर्जर कैंडिडेट को खड़ा कर देगी। इसी प्रकार से जब कांग्रेस अपने प्रत्याशियों को टिकट देगी तो वह भी सोचेगी कि गुर्जर बाहुल्य वाला यह क्षेत्र है, तो यहाँ पर मुझे गुर्जर प्रत्याशी को खड़ा करना चाहिए। अब जो तीसरा दल है वह क्या सोचेगा कि ये दोनों एक ही जाति के हैं और यहाँ जातिगत वोटों का समीकरण बिगड़ जाएगा, मत विभाजित हो जाएंगे, तो इस तरह से पराजित हो जाएंगे। तो वह ढूंढेगा कि इस क्षेत्र में दूसरी संख्या बल में अधिक जाति कौन सी है, तो उस जाति का वह प्रत्याशी खड़ा करेगा और अपनी जीत को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। इस प्रकार से चुनावी जीत के समीकरण जाति के आधार पर बनाए जाते हैं, न कि कोई निश्चित एजेंडा या नीतिगत जो फार्मूले हैं उन्हें साइड में रखकर, उनको ताक में रखकर फिर प्रत्याशियों का चयन किया जाता है। तो जब भी प्रत्याशियों का चयन किया जाता है भारतीय राजनीति के अंतर्गत, तो जातिगत आधार की उपेक्षा नहीं की जाती है। ये एक महत्वपूर्ण आधार है प्रत्याशियों के चयन में। इसी प्रकार से जब चुनाव प्रचार होता है तो चुनाव प्रचार की गतिविधियों के अंतर्गत भी जातिगत आधार का या जाति व्यवस्था का प्रयोग लिया जाता है। कैसे? जब चुनाव प्रचार हो रहा है तो जिस क्षेत्र के अंतर्गत जिस जाति के लोग अधिक है वहां उस जाति से संबंधित बड़े नेता को भेजा जाता है ताकि वह अपने पक्ष में चुनाव के निर्णय को कर सके। इस प्रकार से वोट बैंक बनाया जाता है जाति को, और जाति के आधार पर वोट मांगे जाते हैं। आप ही की जाति का आदमी है, आप ही के लिए काम करता आया है, तो आप इसे विजयी बनाइए और यह जीतने के पश्चात भी आपके लिए काम करेगा। तो इस तरह के फार्मूले जातिगत आधार पर प्रयोग किए जाते हैं चुनाव प्रचार के दौरान। इसी प्रकार से जातिगत आधार पर मतदान होता है। प्रत्याशियों का चयन जातिगत आधार पर, चुनाव प्रचार जातिगत आधार पर और मतदान भी जातिगत आधार पर होता है। विभिन्न राजनीतिक दल अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जनता की जातिगत भावनाएं या जातिवाद को उकसाते हैं और जातिवाद को उकसाकर अपने पक्ष में मतदान करवाते हैं ताकि वे विजयश्री को प्राप्त कर सके। इस प्रकार के फार्मूले मुख्यतः स्थानीय शासन के अंतर्गत किए जाते हैं। यानी पंचायती राज व्यवस्थाओं में जब गांव के अंतर्गत सरपंच वगैरह या जिला परिषद या प्रधान वगैरह का चुनाव होता है तो उस स्थिति के अंतर्गत बहुत अपनाए जाते हैं और भारतीय जनता को जाति के आधार पर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए उकसाया जाता है। नेक्स्ट है मंत्रिमंडलों के निर्माण में जातिगत प्रतिनिधित्व। जिस दल को
बहुमत प्राप्त हुआ वह विजयश्री को प्राप्त कर लेता है, वह अपनी सरकार बनाता है। और जब वह अपनी सरकार बनाता है तब भी वह जातीय समीकरण को उपेक्षित नहीं कर सकता, भूल नहीं सकता। वह प्रयास करता है कि उसके मंत्रिमंडल के अंतर्गत विभिन्न जातियों से प्रतिनिधित्व हो, और यदि ऐसा नहीं होता है तब उसकी आलोचना की जाती है, और यदि ऐसा होता है तब उसी मंत्रिमंडल की सराहना की जाती है कि बहुत ही सटीक और व्यवस्थित मंत्रिमंडल बनाया है, ताकि सभी जातियों को, सभी सामाजिक वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास किया है। इस प्रकार की गतिविधियां संघ शासन के अंतर्गत भी होती हैं, स्थानीय शासन के अंतर्गत भी होती हैं, और राज्य स्तरीय यानी विधानमंडलीय चुनाव के अंतर्गत भी होती है। सभी स्तर की सरकारें जब बनती है तब मंत्रिमंडल के अंतर्गत जातीय समीकरण का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जातिगत दबाव समूह। विभिन्न जातियां अपने हितों की पूर्ति के लिए संघ या संगठनों का निर्माण करती हैं, और ये संघ तथा संगठन राजनीतिक व्यवस्था को, शासन प्रशासन को निरंतर प्रभावित करते रहते हैं। और यदि शासन प्रशासन के द्वारा इन जातिगत हितों की कहीं उपेक्षा की जाती है, कटौती की जाती है, तो ये दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं। उन निर्णयों को, उन गतिविधियों को रोकने और बदलने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। इस प्रकार के आंदोलन हम अपने आसपास देखते रहते हैं कि कुछ जातियां या कुछ वर्ग ऐसे हैं जो आरक्षण से वंचित हैं, तो वे निरंतर संगठनों के माध्यम से सरकार पर दबाव डालते रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, रैलियां या धरने या प्रदर्शन करते रहते हैं। तो इस प्रकार से जाति राजनीतिक दल के रूप में, दबाव समूह के रूप में भी ये कार्य करती है। मेयर ने कहा है कि जातीय संगठन राजनीतिक महत्व के दबाव समूह के रूप में प्रवृत्त हुए हैं। किस रूप में? दबाव समूह के रूप में, और इनके माध्यम से वे अपने राजनीतिक महत्व की रोटियां सेकना चाहते हैं, राजनीतिक हितों की पूर्ति करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जाति के आधार पर राजनीतिक अभिजनों का उदय। विभिन्न जातीय संगठनों में जो उच्च पदस्थ या जो नेतृत्व करने वाले व्यक्ति होते हैं, वे धीरे धीरे राजनीति के अंतर्गत आ जाते हैं और राजनीति में उच्च पदों पर काबिज हो जाते हैं, उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से ये जो व्यक्ति हैं जो विभिन्न जातीय संगठनों के माध्यम से राजनीति में आए हैं, वे एक जातीय अभिजन का रूप ले लेते हैं, और ये समय समय पर अपने जातीय हितों की पूर्ति करते रहते हैं, उनके लिए पैरवी करते रहते हैं, और राजनीतिक दलों के अंतर्गत, शासन प्रशासन के अंतर्गत उनके लिए मांग करते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार से जो जाति के आधार पर विभिन्न राजनीतिक अभिजनों का उदय होता है, उसके कारण राजनीतिक व्यवस्था को अनेक अच्छे नेता भी प्राप्त होते हैं। तो ये एक प्रकार का एक सकारात्मक प्रभाव भी हम लोग जाति का कह सकते हैं। नेक्स्ट है राज्य राजनीति में जाति की भूमिका। यदि जाति का प्रभाव देखा जाए और अधिक प्रभाव देखा जाए तो वह राज्य राजनीति पर अधिक होता है अखिल भारतीय राजनीति के बजाय। यानी राष्ट्रीय राजनीति में जाति का इतना अधिक प्रभाव देखा नहीं जाता। वहां पर जनता राष्ट्रीय मुद्दों के प्रति और विकास के मुद्दों के प्रति अधिक सचेत होती है, परंतु राज्यों की राजनीति के अंतर्गत जाति का स्पष्ट प्रभाव होता है, जिसका उदाहरण हम लोग बिहार, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान की राजनीति के अंतर्गत देखते हैं कि यदि राज्य व्यवस्थाओं के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा राज्य की विभिन्न जातियों को संतुष्ट नहीं किया जाता और जातीय समीकरणों की यदि उपेक्षा की जाती है, तो शासन प्रशासन में परिवर्तन होते अधिक देर नहीं लगती। जातियों के द्वारा अपना विरोध वे गाये बगाये प्रकट कर देती हैं। दबाव समूह के रूप में या किसी अन्य रूप में वे निरंतर इन शासन व्यवस्थाओं को प्रभावित करती रहती हैं। नेक्स्ट है जाति एवं प्रशासन। देखो, जाति शासन पर तो अपना प्रभाव स्थापित करती ही है, साथ ही साथ यह प्रशासन को भी प्रभावित करने का प्रयास करती है। अब शासन के अंतर्गत तो विभिन्न जातियों को आरक्षण मिला हुआ है। अब ये चाहती हैं कि प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत भी विभिन्न जातियों को आरक्षण प्राप्त हो। इसके लिए अनेक प्रकार के आंदोलन होते रहते हैं। और जो स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वे प्रमुखतः क्षेत्र विशेष की जो संगठित या बाहुल्य वाली यानी अधिक संख्या वाली जो जाति है उसके नेताओं से या उसके प्रभाव में रहकर
कार्य करते हैं, यानी स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी अपने निर्णयों में परिवर्तन ले आते हैं या उनके दबाव में कार्य करते हैं, जहां पर वो क्षेत्र विशेष में उस जाति की बहुलता होती है या वहां पर शक्तिशाली उस जाति के नेता होते हैं। वर्तमान में ऐसी स्थितियां हम लोगों को हरियाणा, गुजरात और राजस्थान के विभिन्न जातीय संगठनों के द्वारा देखने को मिलती हैं कि वे अपने संगठनों के द्वारा, अपने शक्ति बल और अपने बाहुबल के द्वारा शासन तथा प्रशासन को प्रभावित करते रहते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं कि जाति की विशेषताएं क्या होती हैं। ये तो हम लोगों ने जाना कि जाति की कैसे विभिन्न पक्षों को, कैसे विभिन्न राजनीतिक व्यवस्थाओं को और राजनीतिक सिस्टम को जाति व्यवस्था प्रभावित करती है। अब हम लोग जानते हैं कि जातिगत राजनीतिक विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखो, जाति व्यवस्था के अंतर्गत जातीय हितों की पूर्ति के लिए विभिन्न जातीय संघ और संगठनों का निर्माण होता है। अब ये विभिन्न संघ और संगठन जातिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाते हैं, जातिगत मुद्दों को हवा देते हैं ताकि जातीय हितों की पूर्ति हो सके और अधिक जातीय समर्थन प्राप्त करके वे राजनीतिक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार से इन जातीय संघों तथा संगठनों का प्रमुख उद्देश्य है राजनीतिक लाभ प्राप्त करना। इसकी दूसरी विशेषता है कि वर्तमान समय में शिक्षा का, तकनीकी का, शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण और आधुनिकीकरण तथा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का विस्तार हो गया, लेकिन विस्तार होने के बावजूद भी आज भी जाति व्यवस्था ज्यों की त्यों बनी हुई है। समाज में जाति ने ज्यों का अपना जो नकारात्मक प्रभाव था वह ज्यों का त्यों बनाया हुआ है। इसी प्रकार से क्षेत्र विशेष में कोई जाति विशेष राजनीतिक रूप से अधिक प्रभावशाली या शक्तिशाली होती है, यानी किसी क्षेत्र के अंतर्गत कोई जाति अधिक शक्तिशाली है तो किसी दूसरे क्षेत्र के अंतर्गत कोई जाति शक्तिशाली है। नेक्स्ट है, जाति और राजनीति के संबंध गतिशील होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, सदा एक जैसे नहीं होते। इसी प्रकार से लास्ट है, जाति के राजनीतिकरण के साथ साथ स्थानीय स्तर पर राजनीति का जातिकरण भी हो गया है, यानी जाति और राजनीति में घनिष्ठ संबंध हो गए हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करके, एक दूसरे का प्रयोग करके अपने स्वार्थों की, अपने हितों की पूर्ति करने में लगे हुए हैं। इस प्रकार से जाति व्यवस्था के उन प्रभावों के बारे में जाना जो भारतीय राजनीति पर सीधे सीधे पड़ते हैं और हमारे लोकतंत्र के सम्मुख चुनौती प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे जाति व्यवस्था के, जातिवाद के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तब तक के लिए विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।